हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तोरोदत्त के द्वारा रचित भोगमरी नामक कविता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि कवित्री का जो व्यक्तिगत जीवन है वो कैसा रहा है। तोरोदत्त वाज बोर्न ऑन 1856 एंड डाइड इन 1877। तोरोदत्त का जन्म 1856 ईस्वी को हुआ और मात्र 21 वर्ष की अल्प आयु में ही वे स्वर्ग सिधार गई। इसके अलावा हमने पिछले ऑडियो में भी उनके फैमिली संबंधी कुछ जानकारियाँ देख ली थी, जिनमें से उनके पिता का नाम गोविंद चंद्र दत्त था, वो भी एक कवि थे। उनकी माता इंग्लिश और बंगाली भाषा में दक्ष थी। तोरोदत्त का परिवार बहुत ही सुसंस्कृत और पढ़ा लिखा परिवार था। तोरोदत्त की एक और बहन थी जिसका नाम था अरु, और उसके भाई का नाम था अबजू। वो दोनों तोरोदत्त से पहले ही मर गए थे और उन दोनों के मरने के बाद में कवित्री के दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और अपनी बहन के मरने के बाद कवित्री 3 वर्ष जीवित रही थी और बाद में कवित्री भी ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी की जो बीमारी होती है उसके कारण मर गई थी। 21 वर्ष की अल्पायु में ही कवित्री ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं और इसीलिए जो महान कवि मार्लोव हुए हैं उन्होंने इसके बारे में एक कोटेशन दिया है जो पेज नंबर 423 जो प्रोफेसर ए.के. महेश्वरी के नोट्स हैं उन पर लिखा हुआ है। कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट। भगवान ने उस शाखा को काट दिया है जो अभी और बड़ी होकर विकसित होती। एंड वर्न इन अपोलोज लॉरेल वाउ। और उस प्रभु ने उस शाखा को जला दिया है जिस शाखा में अपोलो नामक गॉड निवास करता था। इसके अलावा तोरोदत्त को द पोएटेस ऑफ अनफुलफिल्ड रेनाउन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात एक ऐसी कवित्री जिसने पूरी प्रसिद्धि नहीं पाई थी, अनफुलफिल्ड रेनाउन। Torudutt wrote some exquisite lyric and published a collection of poems. A sheaf gleaned in French fields. कवित्री ने कुछ उत्कृष्ट कविताएं लिखी और एक कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया जिसका नाम था A sheaf gleaned in French fields. With contained her renderings from French into English. जो फ्रांस से इंग्लैंड तक की उसकी यात्राएं हैं उनका वर्णन इसमें दिया गया है। Although she died at the early age of 21 years, यद्यपि वो 21 years की एज में ही स्वर्ग सिधार गई थी। She left behind her a novel in French, a novel in English. फिर भी वो अपने पीछे एक फ्रेंच भाषा का और एक इंग्लिश भाषा का नॉवल छोड़ गई थी। Many magazines, articles and studies and many poems. इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारी कविताएं छोड़ गई थी। इन हर ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम्स ऑफ फ्रेंच पोएट्स, इसके अलावा फ्रेंच जो कवि थे उनकी कविताओं का कवित्री ने अनुवाद भी किया। सी वाज रिमार्केबली सक्सेसफुल और उनमें वह उल्लेखनीय रूप से सफल रही। सी रिकैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल्स विद द परफेक्ट मास्टरी। और उसने जो ओरिजिनल वर्क थे उनकी आत्मा को रिकैप्चर किया, पुनः अपने शब्दों में लिखा, ट्रांसलेशन किया पूरी दक्षता के साथ में। इन अदर ओरिजिनल पोएम्स तोरोदत्त रोट ऑन इंडियन थीम्स एंड sang ऑफ इंडियाज हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ सावित्री एंड सत्यावन, सीता, लक्ष्मण, ध्रुव, एकलव्य, दशरथ, प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप। पिछले ऑडियोज में भी हमने देखा कि कवित्री इंडियन माइथोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, भारतीय पौराणिक कथाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और सीता, राम, लक्ष्मण, प्रहलाद, ध्रुव, हिरण्यकश्यप इत्यादि के बारे में उसने
लिखा। However, it was 5 years after her death that her poems were published by her father. यद्यपि उसकी कविताएं उसके पिता के द्वारा कवित्री के मरने के 5 वर्ष बाद में प्रकाशित की गई। ये इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रोफेसर ए के महेश्वरी के नोट्स पेज नंबर 423 पर है। इंट्रोडक्शन टू द पोएम पेज नंबर 424। द सोनेट बॉगमरी इज ए पेट्रार्कन और क्लासिकल सोनेट। इस बॉगमरी सोनेट का जो प्रकार है वो पेट्रार्कन है, क्लासिकल है। आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पेट्रार्कन और क्लासिकल सोनेट से क्या तात्पर्य है। यह सोनेट का सबसे प्राचीन प्रकार है जिसका उद्भव इटली में हुआ और इसको सर्वप्रथम पूर्ण दक्षता के साथ में लिखने वाले कवि पेट्रार्क थे, इसलिए इस कविता को उनके नाम के ऊपर पेट्रार्कन कविता के नाम से जाना जाता है। सबसे पुरानी है इसलिए क्लासिकल के नाम से भी जाना जाता है। बाद में 16वीं शताब्दी में मिल्टन ने इसको प्रयोग में लिया, इसलिए मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके 3 नाम हो गए, पेट्रार्कन, क्लासिकल, मिल्टोनिक सोनेट। इस सोनेट में 14 लाइनों की जो कविता होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव पार्ट में 8 लाइनें होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। 8 लाइनों के बाद में एक छोटा कॉमा होता है जिसे वोल्टा के नाम से जाना जाता है। लिटरेरी टर्म में उस कॉमा को वोल्टा के नाम से जाना जाता है, VOLTA, जिसका साहित्यिक भाषा में अर्थ होता है द टर्न ऑफ थॉट, विचारों का परिवर्तन। यहाँ पर जो ऑक्टेव पार्ट होता है उसके बाद में सेस्टेट वाले पार्ट में विचारों का परिवर्तन होता है और ये उस वोल्टा के द्वारा इंडिकेटेड किया जाता है। और इसकी जो राइम स्कीम होती है ऑक्टेव पार्ट की होती है ABBA, ABBA, CD, CDEE, अर्थात ऑक्टेव की ABBA, ABBA एंड सेस्टेट की CDEE। Don't confuse octave and sestet. There are 2 parts in the sonnet. This sonnet shows Tarudat's deep love of nature. यह कविता कवित्री के प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाती है। This garden has different kinds of trees. इस बगीचे में जिसका नाम है बॉगमरी, विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। And these are sufficient to charm us. और ये हमें मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त हैं। There are trees of different colors. यहाँ पर विभिन्न रंगों के वृक्ष हैं। Variety of colors in the garden makes it very attractive. और विभिन्न प्रकार के रंगों से युक्त जो वृक्ष हैं इस बगीचे में वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं इस बगीचे की ओर। तरुदत्त loved trees very deeply. तरुदत्त इन वृक्षों को बहुत गहराई से प्रेम करती है। हर अनदर पोएम ओवर केसोरीना ट्री लाइक दिस पोएम shows तरुदत्त एज ए पोएटेस ऑफ नेचर। इस कविता की तरह ही कवित्री की एक और कविता है जिसका टाइटल है ओवर केसोरीना ट्री, जिसमें कवित्री को प्रकृति का प्रकृति के प्रति प्रेम है उसको दर्शाया है। This poem reveals the innate love and poetess had for nature. इस कविता में कवित्री प्रकृति के प्रति जो प्रेम रखती है उसको दर्शाया गया है। Her description of tamarind trees, cluster of mango trees, palm trees and simals trees gives us a soothing feeling. कवित्री के द्वारा किया गया वर्णन जिसमें कवित्री ने इमली के वृक्षों को दिखलाया है, टेमेरिन यानी इमली के वृक्ष, क्लस्टर ऑफ मैंगो ट्रीज, आम के वृक्षों का झुंड, पाम ट्रीज, ताड़ कह सकते हैं या खजूर कह सकते हैं, पाम यानी ताड़ या खजूर के वृक्ष, एंड सीमल्स ट्रीज गिव्स अस सूदिंग फीलिंग। और इसके अलावा जो सीमल्स के वृक्ष हैं वो हमें सूदिंग फीलिंग देते हैं, सुखद अनुभूति देते हैं। अदरवाइज ह्यूमन लाइफ इज वेरी डार्क एंड अनहैप्पी। अन्यथा मानव जीवन बहुत ही दुखों से भरा हुआ है और भद्दा है।
शी वाचेस द मून हुज रेज पास थ्रू द गैप्स ऑफ रेंज ऑफ बैम्बूज। कवित्री देख रही है कि बांस के वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की रोशनी आ रही है। ए ब्लूमिंग लोटस फ्लावर्स अपीयर्स टू हर लाइक ए कप ऑफ सिल्वर। और इस प्रकार की चंद्रमा की रोशनी में कवित्री को कमल का जो फूल है वो एक चांदी के कप के समान दिखाई दे रहा है। द ब्यूटी ऑफ वॉगमरी इज जस्ट लाइक द ब्यूटी ऑफ द हेवनली ईडन गार्डन। कवित्री ये मानती है कि इस प्रकार का वॉगमरी नामक बगीचे का दृश्य हमें ईडन गार्डन की परिकल्पना मन में लाता है। ईडन गार्डन से आप समझ सकते हो कि ईडन गार्डन जीसस क्राइस्ट का गार्डन माना जाता है, जिसमें सबसे पहले गॉड के साथ में एडम और ईव नामक स्त्री और पुरुष रहते थे और गॉड ने उनसे मना किया था कि तुम ये जो बगीचे में नॉलेज ऑफ फ्रूट है जो इस वृक्ष पे लगा हुआ है इसको मत खाना, लेकिन वो खा लेते हैं क्योंकि ईव जो होती है लेडी वो एडम को उकसाती है और एडम ईव के उकसाने पर उस नॉलेज ऑफ फ्रूट को खा लेता है। उसके बाद में एडम और ईव दोनों को ही पापपूर्ण एवं सारी बातों का जो अच्छी बुरी है बोध हो जाता है और उनसे जो संतान होती है उस संतान से अन्य जो संतानें हुई हैं उनको ही ये माना जाता है कि उनसे संसार की रचना हुई है और उनसे जो संतान हुई उनको पाप की संतान कहा जाता है। अर्थात सारी मनुष्य प्रजाति उस पाप की संतान है और उस पाप का उद्भव ईव के द्वारा एडम को उकसाने से हुआ था। ये बैकग्राउंड का मैंने आपको बतला दिया है ईडन के बारे में। वापस लौटते हैं वॉगमरी नामक कविता के इंट्रोडक्शन पर। दिस पोएम वॉगमरी इफ वी आर ड्रंक विथ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द गार्डन वी मे स्विम। कवित्री कह रही हैं कि यदि हम इस बगीचे के प्राकृतिक दृश्य को निहारें तो हम बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार की इस बगीचे में सुंदरता है। दिस पोएम वॉगमरी रिमाइंड्स अस द फेमस पोएम द गार्डन कंपोज्ड बाय एंड्रयू मार्वेल। यह कविता वॉगमरी नामक कविता हमें याद दिला देती है उस कविता की जिसका नाम है द गार्डन, जिसकी रचना एंड्रयू मार्वेल के द्वारा की गई थी। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन। ए सी ऑफ फॉलेज गिट्स ओवर गार्डन राउंड। कवित्री कह रही हैं कि हमारे बगीचे को जो पत्तियां हैं बगीचे में पेड़ों पर लगी हुई हैं वो चारों तरफ से घेर लेती हैं। अर्थात बगीचे में जो पेड़ लगे हुए हैं उन पर इतनी सारी पत्तियां लगी हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कवित्री को कि उन पत्तियों ने हमारे बगीचे को चारों तरफ से घेर रखा हो। बट नॉट ए सी ऑफ डल अनबेयर्ड ग्रीन। लेकिन उनमें कोई भी पत्ती डल नहीं है, नीरस नहीं है, सारी एक जैसी हैं और हरे कलर की हैं, ग्रीन। शार्प कंट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स हियर आर सीन। और सारे रंगों को यहाँ पर देखा जा सकता है। द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टेमरिंड अबाउंड। यहाँ पर हल्के हरे कलर के इमली के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एमिड द मैंगो क्लम्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड। और इमली के वृक्षों के चारों तरफ आम के वृक्ष लगे हुए हैं जिनके बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, क्लम्स हैं, पेड़ों का झुंड है और जो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत हरे कलर के हैं। एंड पाम्स अराइज लाइक पिलर्स ग्रे बिटवीन। और बीच में खड़े हुए खजूर के वृक्ष एक खम्भे की तरह प्रतीत होते हैं। एंड ओवर द क्वाइट पूल्स द सीमल्स लीन। और जो बगीचे में पूल्स हैं, जो पूल्स कह सकते हैं एक छोटा पॉन्ड स्विमिंग पूल की तरह, उन पर जो सीमल्स के पेड़ हैं वो झुके हुए हैं। रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक ए ट्रम्पेट साउंड। बिल्कुल लाल लाल रंगों से युक्त हैं ये सीमल्स के वृक्ष जो देखने वाले को
चौंका देते हैं। स्टार्टलिंग यानी चौंका देना। लाइक ए ट्रम्पेट साउंड, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई तुरही बज रही हो। तुरही एक वाद्य यंत्र होता है शहनाई की तरह। What nothing can be lovelier than the range of bamboo to the eastward, लेकिन इस बगीचे में जो बांस के वृक्ष हैं ईस्टवर्ड यानी पूर्व की ओर, उनसे ज्यादा प्यारी चीज कुछ भी नहीं है। When the moon looks through their gaps, जब चंद्रमा की रोशनी उन बांस के वृक्षों में होकर आती है, and the white lotus changes into a cup of silver, तो उस समय वॉगमरी नामक गार्डन में जो कमल के वृक्ष, कमल के फूल खिले हुए हैं जो सफेद रंग के हैं, उन पर चंद्रमा की रोशनी जब पड़ती है तो वो सिल्वर कलर के दिखाई देते हैं। सिल्वर यानी चांदी के जैसे कलर के। वन माइट स्वीन ड्रंकन विथ ब्यूटी देन, और इस प्रकार की सुंदरता को देखकर देखने वाला बेहोश हो सकता है। स्वीन यानी बेहोश होना। और गेज एंड गेज ऑन ए प्राइमेवल ईडन इन अमेज, या तो बेहोश हो जाएगा या फिर गेज टकटकी लगाकर देखता रहेगा, उस तरह जैसे कि वो एक ईडन गार्डन हो। अपनी कल्पना में देखने वाला उसको एक ईडन गार्डन मानेगा। थैंक यू।